हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। वर्क पावर एनर्जी वाला सीरीज चल रहा है। वर्क डन आपको पढ़ा रहा हूँ। वर्क डन का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, बिना कोई टाइम किल किए हुए लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेकिन एक बात मत भूल जाना, लाइक कमेंट एंड शेयर करना। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लीजिए। वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 3। तो देखिए, इसमें पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और उसमें मैं आपको पढ़ा चुका था नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन और ग्रेविटी का वर्क डन। आज के लेक्चर में मुझे ख़त्म करना है टेंशन फोर्स का वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन और सूडो फोर्स का वर्क डन। ठीक है, चलिए। सबसे अच्छी बात क्या थी कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपकी हमारी हो चुकी थी। चलिए चलिए लिखिए। तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, धागे का टेंशन। तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पहले तीनों के एग्जाम्पल देखो। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल देखो। देखिए इस एग्जाम्पल में अगर एक पार्टिकल है सर्किल में घूम रहा है, एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, टेंशन फोर्स इस तरीके से लगेगा सेंटर की तरफ। सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया है पर इतना 10th क्लास से ही आता है। बताइए जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मोमेंट पर वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और टेंशन फोर्स के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो डब्ल्यू टेंशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसा दिया जिसमें टेंशन फोर्स का वर्क डन क्या है, 0 है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों एक साथ समझा देंगे। जैसे देखिए ये एटवुड मशीन का बड़ा फेमस एग्जाम्पल मेरा, मान लीजिए ये M1 का मास है, ये M2 का मास है। ओके, ये M1 का मास, ये M2 का मास। अगर पूरे सिस्टम को मैंने रिलीज़ कर दिया, मान लीजिए ये किसी A के एक्सीलरेशन से नीचे भागा, ये किसी A के एक्सीलरेशन से ऊपर भागा, तो बताइए टेंशन की वैल्यू तो निकल ही आएगी। ठीक है, जो भी निकलेगी अभी समझा देंगे कितनी निकलेगी, टेंशन T। तो बताइए इसमें टेंशन इधर इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, इसमें वेलोसिटी इसकी इधर होगी। बताइए ये जो टेंशन होगा, ये टेंशन कैसा वर्क करेगा, बताइए पॉजिटिव करेगा, क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट टेंशन फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है। और ये वाला जो टेंशन है वो कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव करेगा, क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट टेंशन फोर्स के अपोजिट हो रहा है, क्योंकि नीचे जाएगा फोर्स ऊपर। ठीक है, इतना उतार लीजिए। तो ये मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको दे दिए। इस केस में जो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स है वो क्या है, 0 है। इस एटवुड मशीन में इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स पॉजिटिव है, और इसमें वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या है, नेगेटिव है। इतना उतारिए पॉज करके, इतना पॉज करके उतारिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं याद करा देता हूँ यहाँ पर, एटवुड मशीन के 2-3 क्वेश्चन लूँगा इसलिए याद करा देता हूँ। देखिए रिकॉल, एक बात याद करानी थी मुझे, रिकॉल एटवुड मशीन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी एटवुड मशीन की, कि एटवुड मशीन में ये मास M1 का, ये मास M2 का। तो इसमें अगर ये मान लो A के एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये A से ऊपर जाएगा। तो एक्सीलरेशन को डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, बताइए। यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, M2G, यहाँ पे क्या लगेगा नीचे, बताइए M1G। इसमें धागे में टेंशन कितना होगा, T होगा, इसमें धागे में टेंशन T होगा। बताइए इसको इफेक्टिव फोर्स जो इसको चलाएगा, याद है ना सब बात है, M2G चलाएगा, टेंशन विरोध करेगा तो ये सपोर्ट करेगा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये M1G क्या करेगा, विरोध करेगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए, ये आ जाएगी M2G माइनस
m1g डिवाइडेड बाई क्या आएगा m1 प्लस m2। अब आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो टेंशन किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, चाहे इसका जैसे इसका बना लो। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक लाइन में लिखना, नीचे बताइए क्या आएगा m2g माइनस टी ऊपर लगेगा, याद है, बराबर क्या आ जाएगा बताइए m2a आ जाएगा। तो t बराबर कितना आ जाएगा बताइए m2g माइनस a आ जाएगा। डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है। और बताइए अगर इसका बना रहे होते तो क्या लिख रहे होते बताइए, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, m1g नीचे लग रहा है, तो क्या लिख रहे होते बताइए t माइनस m1g बराबर m1a। तो t बराबर क्या आएगा बताइए m1g प्लस a। कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको याद मैं ऐसे कराता हूँ कि देखिए ऑब्वियसली अगर टेंशन किसी को खींचेगा m1g का अपोजिट लगेगा तो टेंशन बढ़ जाएगा। तो टेंशन कितना होगा m1g प्लस m1a, दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा जब अपोजिट जाएगा तो इसमें टेंशन कम होगा, तो टेंशन कम होगा तो m2g में से m2a को घटा दीजिए। इतना आसान है, ठीक है, इस तरह से कर दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर, इतना पॉज करके उतार लीजिए, पुराना मैंने रिमाइंड कराया, ठीक है। क्यों रिमाइंड कराया, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को मुझे कराना था कि ये एटवर्ड मशीन वाला ही क्वेश्चन यार जेई में आ चुका है इस पर सवाल, ठीक है, नीट में भी आ चुका है, सब में आ चुका है, ठीक। ये देखिए मान लीजिए 5 kg का ब्लॉक, ठीक है, और ये 10 kg का ब्लॉक, ठीक। t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पर सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दिया गया। तो इसमें सवाल पूछा जाता है कि पहले 2 सेकंड में पहले 2 सेकंड में आपको टेंशन फोर्स का वर्क डन बताना है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स by the टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन ऑन, पहला फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, एक मिनट, टेंशन फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है, पहले 2 सेकंड में किस किस पर, ऑन 10 kg पर सेकेंड, 5 kg, और थर्ड ऑन द सिस्टम में कौन लेना है आपको 10 kg एंड 5 kg, दोनों मिला के लेने सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेंशन फाइंड आउट करने के बाद हर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 सेकंड में, और वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट होगा तो सीधे सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं, अब बताइए सिस्टम किधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ठीक है। टेंशन आ जाएगा मान लीजिए टी, पूरे धागे में एक ही टेंशन आ जाएगा, इसमें टी आ जाएगा, नीचे क्या लगेगा बताइए, इसमें लगेगा 10G लगेगा, और इसमें क्या लगेगा बताइए 5G लगेगा। तो बताइए ए कितना लिखेंगे, ए आ जाएगा। इफेक्टिव फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा वो 10G चलाएगा और 5G क्या करेगा, अपोज करेगा। टेंशन का कोई रोल आता नहीं है। तो बताइए ए को क्या लिखेंगे, सीधे सीधे बच्चों की तरह 10G माइनस 5G डिवाइडेड बाई के टोटल मास, बता चुका हूँ। टोटल मास कितना बताइए, कितना आ जाएगा बताइए 15, ओके। ठीक है 15, क्लियर। तो ये कितना आ गया बताइए, ऊपर क्या बचेगा 5 × 10 डिवाइडेड बाई 15, कितना आ गया बताइए 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सीलरेशन, इतना उतारो पॉज करके। तो हर ब्लॉक का ये आ गया एक्सीलरेशन, क्लियर। अगर ये एक्सीलरेशन आ गया तो अब बताइए, जैसे आप 10 kg को देख लीजिए पहले,
10 kg को, तो 10 kg, अच्छा पहले टेंशन और फाइंड आउट कर दो। टेंशन, तो बताइए टेंशन का नेम क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट लिखें टेंशन को। तो टेंशन के लिए मैंने बताया कि अगर ये देखिए, वैसे तो अगर आप भूल जाए तो बेसिक से लिख दीजिए। देखिए कैसे, देखिए बेसिक, इसी ब्लॉक का बीडी बना लो। तो टी ऊपर है तो क्या लिखेंगे आप, टी माइनस 10g। ठीक है, आराम से लिख लो, एक लाइन और लग जाएगी तो क्या हुआ, गलत लग गया, मैं गलत लग गया। इसके लिए बना दीजिए फिर टी, इसके लिए टी माइनस 5g। ओके, बराबर क्या होगा 5a। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो 5a। तो यहाँ से सीधे सीधे देखिए टी की वैल्यू जो आ जाएगी, अरे यार, टी बराबर आ जाएगा 5 और g प्लस ए। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू जी कितना 10 प्लस ए कितना 10/3। तो ये मेरे और आपके हिसाब से कितना आ जाएगा बताइए, 40/3। तो ये आ जाएगा 200/3, 200 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 200/3 न्यूटन। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना पॉज करके उतारो। अब 10 kg पर वर्क डन देखना है और 5 kg पर वर्क देखना है। टेंशन तो कांस्टेंट फोर्स आ गया, तो आपको दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा उतना ये 5 kg वाला नीचे आएगा। ओके, चलिए देखो, अब देखिए आप 10 kg वाला देख लीजिए, या दोनों में एक मिनट एक लाइन में लिखते हैं। ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखो इसको, जैसे ये ब्लॉक यहाँ से छोड़े थे, इकट्ठे बना लो। ठीक है, ये 5 kg और ये था 10 kg। क्लियर, तो ये भागा था नीचे, ए आपको पता, और ये भागा ऊपर। अब ये जो लाइन है ये t इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अब देखिए t इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, ये नीचे ये ऊपर, तो इसको थोड़ा नीचे चला दो यहाँ तक। क्लियर, और ये ऊपर, ये ऊपर। ठीक, तो ये 5 kg ऊपर। क्लियर है, ये 10 kg। तो देखो ये यहाँ तक चला और ये यहाँ तक गया, तो ये मान लीजिए यहाँ पर d गया, तो ये भी यहाँ से कितना आएगा, d आएगा। एक का निकाल लीजिए, d कितना होगा बताइए, किसी एक के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। क्लियर, तो बताइए d कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, u तो 0 था ही, प्लस हाफ a कितना आया था अभी a हमने फाइंड आउट किया था 10/3, और t का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि पहले 2 सेकंड में आपसे डिस्प्लेस 2 सेकंड में वर्क डन पूछा है। ओके, तो बताइए s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा मेरे और आपके हिसाब से 2 तो 2 से मर जाएगा, ये आ जाएगा 20/3 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 20/3 मीटर। और जो टेंशन अभी अभी हमने लिखा था, टेंशन कितना आया था बताइए, टेंशन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 200/3 न्यूटन। ठीक, 200/3 न्यूटन। टेंशन कांस्टेंट फोर्स है, ये नीचे जा रहा है, तो इस पे जो वर्क डन बाई द टेंशन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर। तो बताइए इस पे जो टेंशन का वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्यों कांस्टेंट है और यूनि डायरेक्शनल मोशन है सीधे सीधे। ठीक है, तो -200/3 इंटू कितना आ जाएगा 20/3। तो ये कितना आ गया बताइए टेंशन का वर्क डन, -4000/9 जूल। ठीक है, इसके ऊपर जो वर्क डन बाई द टेंशन होगा, वर्क डन बाई द टेंशन पॉजिटिव होगा, तो टेंशन फोर्स कितना था बताइए 200/3 इंटू कितना हो जाएगा 20/3, एंड दिस प्लस का आएगा, तो ये जो टेंशन का वर्क डन होगा ये आ जाएगा प्लस का 4000/9 जूल। अब एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन देखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन में टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स होने के साथ साथ जो सिस्टम है उसमें कोई रिलेटिव सेपरेशन नहीं है। मतलब अगर यहाँ
इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में ये सेपरेशन, धागे का लेंथ 10 मीटर था, तो यहाँ भी 10 मीटर है, मतलब कोई भी रिलेटिव सेपरेशन में चेंज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। आप चेक कर लो, देखिए इस ब्लॉक के ऊपर तो पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है 4000/9 जूल, और इसके ऊपर क्या आ रहा है बताइए, 4000/9 जूल का नेगेटिव वर्क आ रहा है। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये कई बार पूछा जाता है, अभी और क्वेश्चंस में आप देख लेना। टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या आता है, जीरो आता है। और इसी का यूज करके हमने लॉज ऑफ मोशन में कांस्टेंट मोशन के लिए क्या बनाई थी, टेंशन ट्रिक भी बनाई थी। ठीक है, आपने आज इसको बड़े एग्जाम्पल में देख भी लिया है। ठीक है, पॉज करके उतारो, उतारिए पॉज करके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब की बार ये है, ये सिस्टम है, सब लॉज ऑफ मोशन में करे बैठे हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब दोनों ब्लॉक के लिए t = 0 पर बताइए वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब सवाल है फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक पर टेंशन फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है इन फर्स्ट 2 सेकंड। ठीक है, तो बात वही होगी, आपको दोनों धागों में क्या निकालना होगा, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना होगा, और दोनों ब्लॉक का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा पहले 2 सेकंड में। यहाँ पर दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन अलग लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी अलग लगाएगा, तो दोनों पे कैलकुलेशन सेपरेट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक, और दोनों ब्लॉक पर भी टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। ठीक है, यही स्टार्ट कर देते हैं, इसको हटाएं यहाँ से। ठीक है, चलो देखो, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए इसमें टेंशन टी आता है, इसमें टेंशन टी, यही टेंशन यहाँ पे शिफ्ट होगा, इधर भी यही टी आएगा, इसमें भी यहाँ पे टी 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 मिलके इसमें कितना ट्रांसफ़र होगा, 2t। ये घूम के इसमें कितना आएगा बताइए, 2t। क्लियर, इसमें नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 2g। इसमें क्या लग रहा होगा बताइए, 10g लग रहा होगा। मान लो ये इधर भागा किसी a1 से, तो ये भागेगा किसी a2 से आराम से। ठीक है, इक्वेशन से लिख लो डायनेमिक्स के पहले, फिर a1 a2 में कांस्टेंट रिलेशन जो कि टेंशन ट्रिक से हम लोग लिख देंगे उसको एक लाइन में। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बताइए क्या आएगी, बताइए, यहीं से स्टार्ट कर लो पहली इक्वेशन। इसके लिए देखो, अब ये नीचे भाग रहा है तो क्या लिखेंगे बताइए, 10g - t। ओके, t ऊपर 10g नीचे, और इक्वेशन आ जाएगी 10a1। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए बताइए क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ कितना है, 2t माइनस नीचे बताइए 2g बराबर क्या लिखेंगे बताइए, 2a2। थर्ड इक्वेशन a1 a2 का रिलेशन, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, सिग्मा टी ए बराबर 0 फॉर द कंप्लीट सिस्टम। बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे, टेंशन ऊपर एक्सीलरेशन नीचे, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, तो -ta1 आएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बताइए, जिस डायरेक्शन में टेंशन उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +2ta2। ये थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन का यूज़ था। तो भैया जितनी फिजिक्स पीछे पढ़ा दी है वो आगे तो यूज होनी है, उसमें क्या बात है, टेंशन कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a1 = आ जाएगा 2a2। अब यहाँ से तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके आप a1 a2 और टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए ज़रा। देखिए अब पहले एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन को कैंसिल आउट करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करके t -2t हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 20 में से 2g जाएगा, तो ये आ जाएगा 18g बराबर, इधर कितना आएगा बताइए, 20a1 + 2a2। ठीक है, 2 सब में से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन a2 + 10a1 = 90 आ जाएगा, जी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब a1 की वैल्यू ये आप इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a2 + a1 को 2a2 पुट किया आपने, तो ये आ जाएगा 20a2 = 90। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से
यहाँ से आ जाएगा A2 बराबर 90/21, 3 से डिवाइड कर दो तो 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? A2 की। तो A1 कितना आ जाएगा? A1 है कितना? डबल A2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 60/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो A1 की वैल्यू आ गई 60/7 और A2 की वैल्यू आ गई 30/7। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना है इसमें, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए सब लोग। अब आप इसमें से टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो टेंशन किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। पहले A1 A2 को इधर लिख दीजिए। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 60/7 एंड A2 कितना है बताइए? 30/7। ठीक है, बाद बाकी हटा दें। अब देखिए यहाँ से हटा दें, इसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो जरा, जैसे यही है, ये आ जाएगा 2t माइनस, ये तो 22 तो समय से जा ही रहा है ना, हाँ 2 समय जा रहा है, तो ये आ जाएगा t माइनस 10, जी को 10 बना दिया बराबर A2। ओके, अब A2 की वैल्यू पुट कर दो। A2 कितना है? 30/7, तो t माइनस 10 इक्वल टू 30/7। तो यहाँ से बताइए t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 10 इसको जोड़ोगे तो इधर आएगा, देखो 30/7 प्लस 10, एलसीएम 7 लोगे तो यह आ जाएगा 100/7 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो टेंशन की वैल्यू भी यहाँ लिख दो। तो टेंशन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 100/7। तो 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200/7। ये वैल्यू सब लिख लो, काम आएंगे। ठीक है, ये वैल्यू काम आएंगी, लिख लो इतना, पॉज करके उतारिए। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक का हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर? करिए कैलकुलेशन जरा, करिए कैलकुलेशन। अब देखिए मैंने इसके कैलकुलेशन को लिख के रखा हुआ है। जैसे 2 kg के ब्लॉक पर हम देखें तो ठीक है, तो 2 kg वाले पर 2t ऊपर लग रहा है, 2g नीचे लग रहा है, और 2t और 2g के प्रेजेंस में इसका ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन आया था 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ से किससे चला था? u इक्वल टू 0 से, और t इक्वल टू 2 सेकंड पर यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक लेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d2 का हुआ। तो ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेते हुए? पॉजिटिव लेते हुए हमने इक्वेशन यूज कर दी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s को लिखा यहाँ से यहाँ तक d2 इक्वल टू u तो 0 था ही प्लस हाफ, और a कितना था बताइए? 30/7, और t का स्क्वायर मतलब 2 सेकंड का स्क्वायर आएगा 4, और जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया? 60/7 मीटर आ गया। अब इस 2t के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में 2t का टेंशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सीधे सीधे 2t की वैल्यू पहले ही हम फाइंड आउट कर चुके थे 200/7। ओके, तो इसको हमने पुट किया 200/7 इंटू यहाँ से यहाँ तक बताइए d2 कितना है? 60/7, तो ये आ गया 12,000/49 जूल। ओके, पॉज करके उतार लीजिए। इसी तरीके से 10 kg वाले ब्लॉक का कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, इसको उतार लो, और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हटा के। उतारो, पॉज करके उतारो, उतारिए पॉज करके। ठीक है, तो आपने देखा कि इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स ने वर्क किया 12,000/49 जूल का पॉजिटिव। अब देख लीजिए 10 kg को, तो मैंने इसको भी पहले से लिख के रखा हुआ है जिससे आपका टाइम मैं सेव कर दूं। तो देखिए 10 kg वाले ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लगे? टेंशन लगा ऊपर और 10g लगा नीचे। क्लियर है? ये इन फोर्सेस के प्रेजेंस में नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है A1 इक्वल टू 60/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लेट t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 पर 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और 2 सेकंड पर यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना हुआ? d1 हुआ। तो अब d1 को फाइंड आउट करना है, तो यही डायरेक्शन क्या मान ली? पॉजिटिव मान ली। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की वैल्यू d1 लिखी, u 0 था 0 रखा, प्लस हाफ a कितना था? 60/7 था, ये लिखा, इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आ गया 120/7 मीटर। ओके,
अब टेंशन फोर्स का वर्क डन होगा नेगेटिव, क्योंकि टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। तो बताइए ये आ जाएगा -T/d1, क्योंकि टेंशन कांस्टेंट आया है, कोई भी इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं। तो ये टेंशन की वैल्यू पहले ही लिख ली थी 100/7, तो -100/7 इंटू डिस्प्लेसमेंट आया 120/7, सॉल्व किया तो -12,000/7 नहीं आएगा, ये आएगा 49, ठीक है, 49 जूल। क्लियर? तो देखिए अब जरा बात समझिए, इसके इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स ने वर्क किया +12,000/49 जूल, और इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स ने वर्क किया -12,000/49 जूल। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, बता चुके हैं कि क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल सिस्टम है तो टेंशन फोर्स का टोटल वर्क डन ऑन द कंप्लीट सिस्टम हमेशा क्या आता है, 0 आता है। एक बेहतरीन सवाल था, पॉज करके आराम से उतार लीजिए। फिर देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक एलिवेटर के अंदर एक 2 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। ये एलिवेटर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में हर फोर्स का ऑल लिख दिया मैंने, ईच फोर्स है, ठीक है, ईच फोर्स है भाई, ईच फोर्स कर दो इसको, ठीक है, ऑल लग जाए ईच फोर्स। ईच फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में आपको ब्लॉक के ऊपर लगने वाले हर फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए यहाँ पर ये t=0 पे था, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। आपको एक तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है और ग्राउंड फ्रेम से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में तो वर्क डन 0 आएंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पर टेंशन लगेगा वो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किस में बना रहेगा, रेस्ट में बना रहेगा। पर बेहतर ये होगा कि एलिवेटर के फ्रेम से टेंशन फोर्स को फाइंड आउट कर लो। तो लेट इसमें टेंशन आता है T। अच्छा, टेंशन एक रियल फोर्स है तो उसकी वैल्यू किसी भी फ्रेम के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, हर फ्रेम से क्या रहेगी, सेम होगी। नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 2G लग रहा होगा। और बताइए क्या ये ग्राउंड फ्रेम से ये A0 के एक्सीलरेशन से ये भी एलिवेटर के साथ ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होगा। इसलिए बताइए ये एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर क्या एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए बताइए क्या लगेगा इसके ऊपर, एक लाल रंग का सूडो फोर्स लगेगा। लाल रंग का सूडो फोर्स कितना लगा दिया, 2 × A0, ठीक, 2 × A0। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा तो फोर्स बैलेंस होंगे। तो बताइए टेंशन को किसके बराबर करेंगे, टेंशन इक्वल टू क्या आएगा, 2G प्लस नीचे की तरफ और क्या बताइए, 2A0। क्लियर? तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ से 20 + 2A0, A0 बोले तो कितना 5, तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी बताइए 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। क्लियर? टेंशन की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। अब देखिए एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे, इसको अगले पेज पे देख लो, तो विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, बताइए एलिवेटर के फ्रेम से तो बताइए ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, किस में रहेगा बताइए, रेस्ट में रहेगा। एलिवेटर फ्रेम से किस में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक। और तो जिस पॉइंट पर टेंशन लग रहा है कितने का बताइए, 30 न्यूटन का, चाहे ये mg लग रहा है कितने का, 20 न्यूटन का, दोनों के द्वारा वर्क डन क्या होगा, 0 ही होगा। W टेंशन भी 0 होगा और WmG भी 0 होगा। ये बात अलग से लिख दीजिए आप, क्योंकि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट किस में बना हुआ है, रेस्ट में बना हुआ है। ये बात बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में क्लियर कर दी है। अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से बताइए क्या ये ब्लॉक एलिवेटर के साथ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा। कितने एक्सीलरेशन से जा रहा होगा बताइए,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए 2 सेकंड में ये ब्लॉक चल कितना जाएगा ग्राउंड फ्रेम से। अगर यहाँ से यहीं पर हम इसको y इक्वल टू 0 मान लें, u इक्वल टू 0 मान लें और t इक्वल टू 0 पर, ठीक, तो 2 सेकंड में चल कितना जाएगा। आप इक्वेशन लगा दीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। ऊपर के डायरेक्शन को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। तो लेट d का डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, u तो 0 था ही, प्लस हाफ ए वही होगा ब्लॉक का जो एलिवेटर का होगा, तो क्या पुट होगा 5, और t का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, ठीक। तो बताइए d की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक। तो ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम से 10 मीटर चलेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चल गया, ठीक। ये t इक्वल टू 0 ब्लॉक यहाँ था और t इक्वल टू 2 सेकंड पर यहाँ गया 2 सेकंड, और ये t इक्वल टू 0, और ये यहाँ से यहाँ तक चल गया d, ठीक, d चल गया। d की वैल्यू कितनी आई है बताइए, 10 मीटर, ठीक। और टेंशन किधर लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो टेंशन फोर्स ने वर्क कैसा किया होगा बताइए, पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रखना जो ग्रेविटी होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक। तो बताइए W टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आया था 30 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना 10, तो ये आ गया प्लस 300 जूल, ठीक। Wmg बराबर बताइए, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो यह आ जाएगा माइनस mg है कितना बताइए 20, डिस्प्लेसमेंट कितना बताइए 2 नहीं सॉरी 10 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस 200 जूल। क्लियर हुआ। तो टेंशन का वर्क डन ग्राउंड फ्रेम से आया प्लस 300 जूल, और ग्रेविटी का वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आया माइनस 200 जूल, ठीक है। पॉज करके उतारिए, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब देख लो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। चलो मैंने लिख के रखा है पहले से आपका टाइम बचाने के लिए। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, इसमें 2 केस पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बातें वही हैं कि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगे या तो डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो जाए, या जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लगे वो पॉइंट मूव ही ना करे, तो ऐसे केसेस में बताइए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स के स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये 10 kg का ब्लॉक, 5 kg का ब्लॉक, म्यू एस या म्यू एक ही होता है, ठीक है। जब सिंगल वैल्यू दी रहती है तो 0.4 है। फाइंड द वर्क डन बाई एफ एस का वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के ऊपर। 10 kg वाले पर भी फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन 0 है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ओके। फिर पूछा है ऑल्सो फाइंड, अच्छा पहले 2 सेकंड में ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, ऑल्सो फाइंड द टोटल वर्क डन बाई द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, और दोनों ब्लॉक पर मिला के स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना वर्क होगा, ठीक है। करें, चलिए करें, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। एकदम आराम आराम से फिजिक्स पढ़ाई करनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। तो देखिए अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको पता है कि अब देखिए ये F लगा हुआ, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक तो भागेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने के लिए है नहीं, और ये भी रोकेगा नहीं, रोकने की कोशिश करेगा, इसको भी साथ ले जाएगा, तो इस पर FS लग जाएगा ऐसे, इस पर FS लग जाएगा ऐसे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले क्या लिख देना चाहिए बताइए, FS मैक्स लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन भी हो सकता है, पर मैंने डाटा ऐसा लिया कि रिलेटिव मोशन ना हो क्योंकि मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, ओके। तो FS मैक्स में बताइए क्या होता है, बताइए म्यू इंटू एन होता है। अब म्यू तो कितना दिया है, 0.4 दिया है, इंटू बताइए इस लोकेशन पर नॉर्मल रिएक्शन तो इसके वेट के बराबर ही लगेगा, तो कितना लगेगा बताइए 50 लगेगा, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन विल बी द FS मैक्स। फिर हम फाइंड आउट करेंगे पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन, तो ए कॉमन,
तो ए कॉमन में बताइए, ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर केवल 30 न्यूटन का फोर्स होगा, तो बताइए ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई टोटल मास को घसीटा होगा, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। तो एक्सीलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। फिर किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर क्या फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला एफएस। तो आप 5 kg का ही बना लीजिए। तो बताइए ये 5 kg, इसके ऊपर आपने एफएस ऐसे लगाया, इसका भी ए यही होगा कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 kg का ब्लॉक, तो बताइए एफएस इक्वल टू क्या लिखेंगे एम ए। तो एफएस इक्वल टू मास कितना है बताइए 5 kg, ए कितना है बताइए 2 बराबर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बताइए ये स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स से कम है, क्योंकि एफ एस मैक्स कितना लग सकता है 20 न्यूटन। ओके, तो ये जो एफ एस है वो लेस देन एफ एस मैक्स। इसका मतलब नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक। रिलेटिव मोशन को आर एम लिखा करो, मैं भी जल्दी भूल जाता हूँ। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो जितना डिस्प्लेस, अब दोनों ब्लॉक टुगेदर मूव करेंगे, तो जितना डिस्प्लेसमेंट 5 kg का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट 10 kg का होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट और फाइंड आउट कर दीजिए कि 2 सेकंड में कितना चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट एक तरह से यहाँ से यहाँ पहुँच गया 2 सेकंड में, यहाँ पर t = 0 पर, यहाँ t = 2 सेकंड पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है मान लो d है। ठीक, तो आप इक्वेशन यूज़ कर दीजिए, इतना पॉज करके उतारो, वहीं पर मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ एफ एस कितना आया दोनों ब्लॉक के बीच में 10 न्यूटन आया। ये रख लो, उतारिए पॉज करके, वहीं पर मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, लिख लिया, चलो यहीं पर कैलकुलेट करता हूँ इसको। ठीक है, ठीक, अब देखिए एस निकाल लीजिए। तो S इक्वल टू आ जाएगा UT + ½ AT²। ठीक, तो S आ जाएगा D, U तो 0 था क्योंकि T = 0 पर हम ये दिए देते हैं, लिखा नहीं है तब भी। T = 0 पर U = 0, मोशन को कहाँ से स्टार्ट किया गया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो D = ये आ जाएगा +½ A बताइए कितना है 2 है, T का स्क्वायर पहले 2 सेकंड में आपसे पूछा था, तो D की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई लोगों 4 मीटर आ जाती है। ओके, तो 5 kg वाले ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट राइट को 4 मीटर होगा, और ये 10 kg वाले ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट राइट को 4 मीटर होगा। अब दोनों ब्लॉक पर हम फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ओरली करो, देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है ये पॉजिटिव वर्क करेगा ऊपर वाले ब्लॉक पर। तो देखिए ऑन 5 kg, ऑन 5 kg, तो बताइए 5 kg वाले ब्लॉक पर आराम से देख लो, ये एफ एस लग रहा है। ठीक, ठीक, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ 4 मीटर। तो बताइए जो WFS हो जाएगा वो आ जाएगा +FS इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, बराबर आ जाएगा +FS कितना है बताइए 10 इंटू 4, हाउ मच +40 जूल, +40 जूल आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और बताइए ओरली इसके ऊपर कितना आएगा, इधर खिसका दूँ इसको थोड़ा, देखिए 10 kg वाले पर, 10 kg पर फोर्स भले ही 2 लग रहे हैं, पर हमें फ्रिक्शन का बर्डन देखना, ध्यान रखना। एक तो ये F लग रहा होगा 30 न्यूटन, और एक यहाँ से लगेगा FS कितना है 10 न्यूटन। अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो राइट को हो रहा है, तो WFS होगा नेगेटिव कितना 10 इंटू 4 इक्वल हाउ मच -40 जूल। अब फिर से ध्यान से देखिए, अगर दोनों ब्लॉक पर मिला के वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन देखोगे तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, आप इस बात को लिख लीजिए नोट करके कि ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम स्टैटिक फ्रिक्शन कैन परफॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव वर्क, बट total work performed by the static friction force on whole of the system is always 0। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। तो देखिए मैंने लिख दिया इसको नोट करके, ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, 2 4 5 ब्लॉक हों
तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन परफॉर्म पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। भाई जिसका डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन में होगा उस पर पॉजिटिव वर्क करेगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट स्टैटिक फ्रिक्शन के अपोजिट होगा उस पर नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है। बट टोटल वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन होल ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। लेकिन ध्यान रखना ये बात केवल ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वैलिड है। रोटेशन में कुछ बातें बदल जाएंगी, वहीं पर समझाऊंगा, फिर वो बातें पूरी फिजिक्स के लिए वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, उसकी परवाह ना करें। पर यहाँ तक कि नॉलेज के हिसाब से आपको इतना पता होना चाहिए। बता रही है पॉज करके इसको। चलिए फिर एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मिक्स्ड ले रहा हूँ, जितना अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, वर्क डन को लेके उसके मिला जुला के ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, हर किताब में दिया रहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करके देख के। देखिए, एन इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v। एक इंक्लाइन प्लेन एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है, v की स्पीड से जा रहा है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, कोई एक्सीलरेशन नहीं, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, कोई चक्कर में ना पड़ना, ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन वाला भी दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी बेसिक क्वेश्चंस हो जाएं जेई मेंस और जेई नीट लेवल के, ओके। अब कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। एक तो ग्रेविटी का वर्क डन बताना है, फ्रिक्शन फोर्स का भी वर्क डन बताना है, नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क डन बताना है ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट टी सेकंड, पहले टी सेकंड में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और म्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो 10 थीटा से बड़ा है। अगर म्यू 10 थीटा से बड़ा है इसका मतलब ये इस पर फिसलेगा नहीं, ठीक है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर म्यू लेस देन 10 थीटा होता तो फिसल जाता। वो सारी बातें बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ कि एलिवेटर रेस्ट में होता तब भी इसका एंगल ऑफ रिपोज वही होता है जो एक्सीलरेटेड फ्रेम में होता। अगर एलिवेटर का एक्सीलरेशन अप या डाउन है, या ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, या ग्रेविटी के अपोजिट है, ये आपकी हमारी बातें हो चुकी हैं भैया सब, ठीक है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सभी का वर्क डन फाइंड आउट करना है। चलिए यही कर देता हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन, आसान बना के कर देता हूँ, आसान बना के कर देता हूँ, ठीक है, आसान बना के कर देता हूँ। बहुत ध्यान से देखना। v की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, v की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो देखिए, अब देखिए एलिवेटर के रेस्पेक्ट में तो वर्क डन सभी जीरो आएंगे, और उसमें तो एक लाइन में लिख दो, क्योंकि देखिए नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा पहले देख लो। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इधर। अच्छा, म्यू ग्रेटर देन है तो देखिए इधर लगेगा, इधर mg लग रहा होगा तो mg लगा दो, चलो इधर लगेगा mg साइन थीटा, इधर आ जाएगा mg कॉस थीटा, और इधर लगेगा फ्रिक्शन fs। पर एक बात बताइए कि एलिवेटर के रेस्पेक्ट में बैठ के देख लो तो ये आपको रेस्ट में समझ में आएगा, ओके। अच्छा, एक बात समझो कि रेस्ट में समझ में आएगा, और जितने भी फोर्सेज हैं, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, mg, सब रियल फोर्सेज है। रियल फोर्सेस की वैल्यू किसी भी फ्रेम को चेंज करने से चेंज नहीं होती है। तो बताइए, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ये इम्पेंडिंग स्टेट में तो है नहीं, क्योंकि म्यू बराबर 10 थीटा होता तो इम्पेंडिंग स्टेट में होता तो उस समय fs मैक्स लगता। इस समय तो ये बिफोर इम्पेंडिंग स्टेट है या कंफर्टेबल रेस्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर ही होगी। तो पहले तो आपने ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर ली कि जो fs लग रहा होगा वो किसके बराबर लग रहा होगा, बताइए, mg साइन थीटा के बराबर लग रहा होगा। दूसरी बात क्या पता कर ली, नॉर्मल रिएक्शन जो लगा होगा, बताइए क्या उसने mg कॉस थीटा को बैलेंस किया होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। ये बातें पता लग गई, ओके। अब देखिए, हमको नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स और mg का वर्क डन फाइंड आउट करना है पहले टी सेकंड में। तो एक बात बताऊं, ये पॉइंट यहाँ से देखिए, ये t इक्वल टू मान लो 0 है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये t इक्वल टू टी पर यहाँ आ गया, बड़े आराम से देख लो, ये पॉइंट t इक्वल टू टी पर आ गया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा d इक्वल टू v की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताइए क्या सीधे v इंटू टी हो जाएगा, पहले ये दिमाग में ले लो, ठीक है। तो अब कुछ है नहीं, देखिए बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा सवाल को, बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा इसको, देखिए, ठीक है, यहीं पे करूँगा, थोड़ा सा जगह लूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह निकालूंगा, ठीक है। v की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब देखना ध्यान से, यहाँ देखना, ये यहाँ से चला, ये पॉइंट, एक पॉइंट ट्रांसलेशन मोशन के लिए एक पॉइंट पर ही सारे फोर्सेस को ले सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पर, एक लाइन में समझना जैसे बता रहा हूँ, और यहाँ पर आ गया कब, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, सॉरी t इक्वल टू टी पर। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से चला वो चला d, और d की वैल्यू कितनी है, vt। अब देखिए फोर्सेस को, अब इस पर देखिए फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं। अब देखिए
mg इधर लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना ट्रांसलेशन मोशन के लिए तो सभी फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे ले सकते हो, कोई फर्क आएगा नहीं भाई। फर्क तो तब आता है जब जिस पॉइंट पर फोर्स लगे एक और दूसरे पॉइंट पर फोर्स लगे दूसरा और दोनों के डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, ठीक है, तो फर्क आएगा। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो देखिए mg नीचे लगा। अब फ्रिक्शन को देखो, देखो यार फ्रिक्शन जो लग रहा होगा ध्यान से देखना, वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लगेगा और यार वो शायद थीटा के एंगल पे लगेगा, टिप प्लीज। तो देखो जो fs लगेगा वो ऐसे लगेगा और यहाँ से थीटा के एंगल पे लगेगा। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बच्चों को होता है कन्फ्यूजन। देखिए फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा ना, और हॉरिजॉन्टल से तो यही एंगल बनाएगा ना थीटा का, तो थीटा का बनाएगा। जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ध्यान से देखना, वो फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन है और नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ठीक है। को तो इसको मैं रेड कलर से दिखा दूं या किसी, चलो रेड से दिखा देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर ये लगेगा, ये देखो ये लगा, ठीक है, आराम से देख लीजिए। अच्छा एंगल देखिए, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा बताइए, थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए सभी, अब देखिए हॉरिजॉन्टल में तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ठीक है। अब सभी फोर्सेस के कंपोनेंट करके आप चाहो तो एक पॉइंट पे लिख दो और आसान लगेगा आपको। देखो कैसे, देखो एकदम आसान लगेगा, देखो बहुत अच्छा लगेगा। देखो mg तो इधर है ही नीचे, कोई दिक्कत ही नहीं है। fs का ये कंपोनेंट आ जाएगा fs cos थीटा। अब देख लेना fs कितना, mg sin थीटा। तो बताइए ये, ठीक है इसको चलो छोड़ दो अभी क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। ये कंपोनेंट जो फ्रिक्शन का आएगा वो कितना आएगा बताइए, fs sin थीटा आएगा। आराम से देख लो, इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, SCV के अंदर भी दिया हुआ क्वेश्चन, fs sin थीटा। अब ध्यान रखना fs कितना, mg sin थीटा। तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा mg और साइन स्क्वायर थीटा। कुछ चीज़ों को रेडीमेड कर लो। ये फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कर दिए, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। ये तो कोई वर्क करेगा नहीं क्योंकि ये तो लगेगा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। ये fs sin थीटा वाला फोर्स या कंपोनेंट वर्क करेगा, और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग है और mg sin थीटा fs की वैल्यू रखते हुए ये आ गया mg sin स्क्वायर थीटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन वाला जो था वो इधर था, नॉर्मल रिएक्शन इधर था और यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा। तो ये कंपोनेंट आएगा इसका n साइन थीटा। ये तो कोई वर्क करेगा नहीं, इसको यही बने रहने दो। और ये कंपोनेंट इधर आएगा कितना, n cos थीटा। और इसको भी लिखोगे mg cos थीटा, तो बताइए ये कितना आ जाएगा, mg cos स्क्वायर थीटा। एकदम बढ़िया, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब सारी वैल्यू आपके पास तैयार है, d की वैल्यू भी तैयार है, कितनी, vt। d कितना तैयार है आपके पास, vt। अब मैं इसको हटा दूं, या मैंने सबको समझा दिया, वर्क लिखना है मुझे केवल, इसको हटा दूं, यही कैलकुलेशन कर देता हूं, तभी आपको मजा आएगा। पेज बदल दूंगा तो उतना मजा थोड़ी आएगा। चलो ठीक है, मैं यार जैसा को मैं खिसका दूं इसको, चलो खिसका देता हूं। चलो यहाँ देख लो, ठीक है। अब देखिए, अब सभी फोर्सेस के वर्क देखिए। सबसे पहले WFS, ध्यान से देखना। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, तो फ्रिक्शन फोर्स का ये कंपोनेंट कोई वर्क करेगा नहीं, ये करेगा। और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है, VT, और कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू VT, एक लाइन में। क्लियर हो गया। WMG लिख दो, चलो WMG तो नेगेटिव आएगा, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना आ जाएगा, माइनस mg इंटू VT। एकदम आसान हो गया। W नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन में भी n साइन थीटा कोई वर्क नहीं करेगा, केवल n cos थीटा वर्क करेगा। और n cos थीटा किसके बराबर है, mg cos स्क्वायर थीटा। और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है, VT, तो ये आ जाएगा प्लस mg cos स्क्वायर थीटा इंटू VT। आराम से उतार लीजिए पॉज करके। एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, उतारिए पॉज करके। चलिए अब देख लेते हैं वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्यों नहीं जीरो हो सकता, भले ही काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों सरफेस पर मैग्नीट्यूड में इक्वल लगता है,
लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, इसलिए एक का डिस्प्लेसमेंट d1 होगा तो एक का d2 होगा। तो F एक पे होगा वर्क डन Fk1 d1, एक पे होगा Fk2 d2, और d1 d2 अलग अलग है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान रखना, बच्चों के दिमाग में एक बात और होती है कि काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन का रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन को तो सपोर्ट भी करता है और कई बार अपोज करता है। अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। एक क्वेश्चन से अभी आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए, बढ़िया सवाल लिया मैंने, आराम से इसी क्वेश्चन से सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 मतलब पूरे सिस्टम को रेस्ट से चलाया गया है, ठीक है। 90 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। 10 kg और ये 5 kg, इनके बीच में 0.4 दिया है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले एफ एस मैक्स लिख दो। मुझे नहीं पता आगे क्या क्वेश्चन लिखा है। एफ एस मैक्स होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है बताइए 0.4, एन होगा इसके वेट के बराबर, तो ये आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा कितना 20 न्यूटन। ये एक तो दिमाग में ले लीजिए। तो एफ एस मैक्स होगा 20 न्यूटन। अब देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय द एफ के का वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के ऊपर, इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में ये फाइंड आउट करना है हर ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। और ये भी बताना है ऑल्सो फाइंड द टोटल वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम, और दोनों ब्लॉक पर मिला के काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा, ये पूरा फाइंड आउट करना है। आराम से देखिए, ट्राई कराते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा डाटा हमने ऐसा लिया, आप देखेंगे कि रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि अब हमें पता है भाई काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता होगा, जब हम जनरल क्वेश्चन देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कि भाई देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, पर मैंने डाटा पहले से ऐसा लिया है, ठीक है। इसको तो हटा दूं, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, तभी आपको अच्छा लगेगा। बाद में क्वेश्चन तो सबको याद ही हो गया। चलिए, तो सबसे पहले एफ के को फाइंड आउट कर लीजिए। ये आपको चेक ही करा देते हैं कि काइनेटिक रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा। चलिए वो भी चेक करवा देता हूँ। तो देखिए, अगर ये सिस्टम भागेगा आगे तो इस पर एफ एस लगेगा ऐसे, और इस पर एफ एस लगेगा ऐसे। मान लीजिए पूरा सिस्टम किसी ए कॉमन से भाग गया तो एक लाइन में आएगा, ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर यही बचेगा, वर्टिकल में तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 90 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बताइए 15, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, एफ एस को फाइंड आउट कर लो ओरली। इस ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस ब्लॉक को ये वाला एक्सीलरेशन केवल एफ एस ने दिया होगा, तो एक लाइन में लिखोगे एफ एस इक्वल टू एम ए, और एम ए का मतलब ये आ जाएगा 5 × 6, ये आ जाएगा कितना बताइए 30 न्यूटन। और खुद बताइए एफ एस मैक्स कितना लग सकता है 20 न्यूटन, जबकि दोनों को साथ साथ मूव कराने के लिए 30 न्यूटन का एफ एस चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सरफेस केवल 0 से 20 न्यूटन का फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर सकता था। तो ये बताइए क्या आ गया, ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। इसलिए लिख दो आगे रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, आर एम बिटवीन द ब्लॉक्स, इसलिए ब्लॉक्स के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। क्लियर, ये हमने पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो अब बताइए पिक्चर में एक्चुअली क्या आएगा, एफ क्या आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगले पेज पर कर देते हैं। एफ क्या आएगा, तो देखिए ये 10 kg, ये 5 kg, इस पर 90 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक। अब देखिए इस पर एफ के इधर लगेगा, एफ के तो एफ एस मैक्स के बराबर लगता है, तो 20 न्यूटन लग जाएगा। इस पर एफ के पीछे लगेगा, ये 20 न्यूटन के बराबर ही लगेगा। अब देखिए इसका एक्सीलरेशन A1 आएगा, इसका कितना आएगा A2 आएगा। अब इतने होशियार हो, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ आपको, म्यू बराबर 0, ठीक है। अब A1 A2 लिख लो, एक एक लाइन में आएगा। बताओ A1 कितना आएगा। इस ब्लॉक को देखो, अलग से FBD बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ग्राउंड फ्रेम से ही सब कुछ देख रहे हैं। तो बताइए केवल एफ के लग रहा है राइट को, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बताइए A2 को देखो, अब केवल नीचे वाले ब्लॉक को देखना, इतने पोर्शन को देखना केवल, ठीक है। तो इतने पोर्शन पर राइट को 90 न्यूटन लगा और लेफ्ट को एफ के लगा, तो बताइए A2 कितना आएगा, ये आएगा एफ नेट अपॉन एम,
एफ नेट कितना आ जाएगा 90 माइनस लेफ्ट में कितना लगा 20 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना होगा 10 होगा, तो ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन अलग लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। तो बताइए, अब मैं पहले देख लेता हूँ 5 kg को। ओके, आराम से देखिए 5 kg को, वर्क डन भी निकालते चलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 5 kg को, इस पे जो एफ के लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। क्लियर? इसका जो एक्सीलरेशन है A1 वो कितना आया बताइए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे 2 सेकंड पे जाके ये यहाँ आ गया। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकंड, आराम से देख लीजिए। क्लियर? अब देखिए पहले आप निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट d, तो d के लिए आप s इक्वल टू क्या लगा देंगे ut प्लस हाफ इट्स, एकदम बच्चों की तरह। तो यहाँ से देखिए जो s आएगा u तो 0 हो जाएगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हुआ था, तो u तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ a बताइए कितना है 4, और t का स्क्वायर बोले तो ये 4 आ जाएगा। तो बताइए s की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर आ गई। ठीक, 8 मीटर आ जाती है। तो बताइए जो WF होगा, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा इस ब्लॉक के ऊपर बताइए, क्या एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, तो एफ के बराबर एफ के की वैल्यू कितनी थी बताइए 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। ओके, और डी कितना है बताइए 8 मीटर, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 160 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, प्लस का आएगा क्योंकि जिधर फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या मतलब ये कन्फ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। अरे क्यों करेगा नेगेटिव, क्यों करेगा नेगेटिव, टोटल वर्डन नेगेटिव करता है, लेकिन इस ब्लॉक के तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। खुद बताइए इसको काइनेटिक एनर्जी देने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो है, तो उसने वर्क कैसा किया होगा पॉजिटिव किया होगा भाई, इसकी स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है वो मोशन को सपोर्ट करता है, और जो फोर्स नेगेटिव वर्क करता है वो मोशन का अपोज करता है। यहाँ पर मोशन को सपोर्ट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कुछ है ही नहीं, प्लस 160 जूल इतना उतारिए और मैं यहाँ पे लिख लूँगा। बताइए इसके द्वारा इस पर जो वर्क आया लिख लेता हूँ, यहाँ पर एफ के कितना आया बताइए प्लस 160 जूल आया। ठीक है, या मैं न्यूटन लिख गया हूँ, सॉरी यार, जूल। ठीक है, जूल आया। मैं यही करूँगा 10 kg वाला भी, ये कर लीजिए, पॉज करके उतारिए, हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, लिख दिया उधर मैंने। अब देखिए अब 10 kg देख लीजिए, यहीं पे 10 kg वाले क्या बीडी बना लो, ये छोटा बनाया जानबूझ के, इधर 90 न्यूटन लगा था और फ्रिक्शन इस पर ऐसे लगा, देखिए ये लगेगा तो वही 20 न्यूटन ही, और ये इधर भाग रहा था A2 से, यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गया मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकंड पर। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लीजिए d2, उसको d1 नहीं लिखा था, कोई बात नहीं। ठीक है, d डैश कर दूँ, d डैश। A2 की वैल्यू आपको पता है कितनी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लीजिए, यही डायरेक्शन क्या ले लो पॉजिटिव ले लो, तो बताइए क्या हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d डैश बराबर u0 प्लस हाफ a कितना बताइए 7 और t का स्क्वायर बोले तो 4, क्यों 2 सेकंड में पूछा था, ये आ जाएगा 14 मीटर। और बताइए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्ट को, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट को, तो एफ के वर्क कैसा करेगा नेगेटिव करेगा, तो बताइए डब्ल्यू एफ के आ जाएगा माइनस कितना 20 न्यूटन का फ्रिक्शन, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा माइनस 280 जूल। क्लियर हो गई बात? अब देख लीजिए टोटल वर्क भी पूछा था क्वेश्चन में, तो टोटल वर्क के लिए दोनों को जोड़ देंगे, हटाएं इस तरह को हटा रहे हैं, इसी में काम हो जाएगा। क्लियर है? पॉज करके उतार लो, ले लो स्क्रीनशॉट, हटा रहा हूँ। चलो ये देखिए इतने में ही समझा देंगे आपको। तो बताइए डब्ल्यू एफ के टोटल
टोटल क्या हो जाएगा बताइए, WF के 5 kg प्लस WF के 10 kg दोनों पे मिला के, तो बताइए WF के टोटल जो हो जाएगा, बताइए 5 kg वाले पर कितना आया था बताइए, प्लस 160 जूल, प्लस 10 kg वाले पर कितना आया बताइए, माइनस 280 जूल। और देखोगे तो टोटल वर्क डन नेगेटिव आएगा, घटाओगे तो 2 आएगा और आएगा माइनस 120 जूल आएगा, माइनस 120 जूल आएगा। ठीक है, तो टोटल तो काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिविजुअल ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क कर सकता है, नेगेटिव कर सकता है, पर टोटल वर्क नेगेटिव ही करेगा, क्योंकि यार काइनेटिक फ्रिक्शन में रगड़न होती है, रिलेटिव मोशन होता है, तो कुछ एनर्जी डेसिपेट होती है, और जब एनर्जी डेसिपेट होती है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। इस बात को अपने शब्दों में लिख लीजिए, वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है, इस बात को अपने शब्दों में लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए प्लीज़।